तो 11th-12th में भी मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ऑप्ट किया कि मुझे यूपीएससी ही देना है। मेरा पापा के हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हाँ, मतलब एक ये चीज है डॉक्टर के बच्चों के साथ में होती है, तो वो मेरे छोटे भाई पर आया है वो बर्डन। जो ऐसे टॉपिक्स थे जो करंट अफेयर्स में हमेशा प्रेवलेंट रहते थे, उनको अलग अलग फोल्डर्स मैंने बना लिए थे। आप लिख के बनाते थे? हाँ, उस टाइम मैं स्टिक करती थी, तो वो डॉक्टर्स के पास में जो एमआर वाले पैड्स आते हैं तो मैंने उसमें फोल्डर्स उस टाइम पे ये भी नहीं था कि हम आईपैड वगैरह पे फोल्डर्स बनाए। तो ये सारी चीजें कि आप 18 घंटे पढ़िए, अपना 100% दीजिए, ये सारी चीजें तो हैं ही। आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इसका फर्क नहीं महसूस होता। आपको दिन रात जो सपनों वाली बात हमें कलाम साहब ने बताई थी कि सपने वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे। मेरे छोटे भाई बहन मुझे कॉल करके बोलते थे, दीदी पापा ने पटाखे खरीद लिए हैं, दीदी पापा ने बैंड बाजों की व्यवस्था कर ली है। तो इट वाज सो मच ऑफ अ प्रेशर। तो मैंने अपने पापा को यही बोला, पापा आपके पटाखे अब वेस्ट नहीं होंगे, अब आप लगा सकते हैं। बट ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि आई विल सी इट थ्रू। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। आज हमारे साथ हैं जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा जी। नेहा शर्मा जी, इस एपिसोड का सिर्फ एकमात्र एक रीजन है कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, वो आपके लाइफ से, क्योंकि आपने मेहनत करके इस पद पर आसीन हुए हैं और पढ़ाई करी है, अच्छी शिक्षा करी है, शिक्षा के बाद आपने अपना जीवन परिवर्तन किया है। आपकी कहानी से इंस्पिरेशन लेके, आपके टिप्स इंस्पिरेशन लेके उन बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़े, ये एक इंटेंशन है इस वीडियो का। तो आपके माध्यम से सबसे पहले आपकी लाइफ जानना चाहूंगा। बिफोर आईएएस, हु वाज नेहा शर्मा? अच्छा, तो शुरुआत तो बहुत पहले से करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली जो एक छात्र जीवन जो है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, वहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बेसिकली मैं भी किसी को देखकर ही इंस्पायर हुई थी, और मैं छत्तीसगढ़ की मूलतः हूँ निवासी। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे। मेरे फादर मुझे हमारे ज़िले में, मैं कोरिया नाम के ज़िले से हूँ, और वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक लेडी कलेक्टर आई थी, तो उनसे मिलवाने लेके गए थे। तब मैं बहुत छोटी ही थी, 7th 8th स्टैंडर्ड में थी। तो उनको देखकर, उनसे वार्ता करके, उनका जो थोड़ा बहुत भी जो मेरा एक कार्य उनको देख करके, उनके कार्य शैली को देख करके मुझ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और मुझे एक महसूस हुआ कि मतलब उस समय जो समझ होती है, जो सोच होती है, वो तो यही होती है कि इनके पास समस्या, कोई किसी की भैंस चोरी हो गई थी तो उसकी भी समस्या का हल उन्हीं के पास था, और किसी की जमीन पे कब्जा था तो उस भी समस्या का हल उन्हीं के पास था। तो जिस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे थे और जिस तरह की डाइवर्स इश्यूज को हैंडल कर रहे थे, तो मुझे ये लगा कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पावर इनके पास पावर है। तो वो सॉल्यूशन देने की पावर जो है, एबिलिटी जो है, एंड उससे सारी चीजें अगर हम देखें कि एबिलिटी टू मेक चेंज, और चेंज को मतलब परिवर्तन को आप किस तरह से, आप लोगों के जीवन में उसका क्या प्रभाव होगा, वो सारी समझ तो एट लेटर स्टेज विकसित हुई। लेकिन वो थोड़ा सा जो एक आपको ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर वहां से महसूस हुआ कि देखिए, एक छोटी समस्या, ये मैं आपको बात बता रही हूँ 98 के लगभग की। सो दिस वाज, आप उस समय क्या कर रही थी? उस समय मैं स्कूल में थी, 8th स्टैंडर्ड में थी। तो मतलब बिल्कुल ही नाइव, और मतलब वो बीज 98 में आपके दिल में बिल्कुल हो गया। तो वो परिपक्वता उतनी नहीं थी, लेकिन समझ में चीजें आ रही थी कि देखिए, ये एक इस तरह का काम मैं करना चाहूंगी। फिर ऐसे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो प्रश्न वहां से शुरू हुए। और उसके बाद फिर मैंने कभी मुड़ के ही नहीं देखा, क्योंकि मुझे और कोई, मतलब जैसे होता है एक जज्बा बन जाता है कि आपको यही करना है। तो मेरे पेरेंट्स तो डॉक्टर्स थे, लेकिन मेरा शुरू से ही, चाहे मैं 9th में गई, 10th में, तो 11th-12th में भी मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ऑप्ट किया कि मुझे यूपीएससी ही देना है। तो घर में थोड़ा सा ये था कि बायो क्यों नहीं ले रही हैं, लेकिन मेरा पापा के हॉस्पिटल कौन संभालेगा? हाँ, मतलब एक ये चीज है डॉक्टर के बच्चों के साथ में होती है, तो वो मेरे छोटे भाई पर आया है वो बर्डन। लेकिन
लेकिन मतलब आई डिड नॉट, एंड उसके बाद फिर ऑफ कोर्स उसके बाद मतलब हर वो स्टेप, पहले तो फ्लैट स्टडी करते थे, मालूम नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है, लेकिन हाँ ये पता था कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं, पता था कि कुछ मैगजीन जो होती हैं आपकी कंपटीशन मैगजीन्स होती हैं, तो उसको लेकर मेरा इंटरेस्ट जगने लगा और मैं वो रीडिंग करती थी। एक हैबिट मैंने जो पिक की थी इनिशियली ही, और वो मुझे लगता है कि हर ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं अभ्यर्थी, उनके लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। जैसे न्यूज़पेपर्स अगर हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स पढ़ कर के फ्लैट स्टडी करके हम कोई कंप्यूटर की क्षमता वाला दिमाग तो है नहीं कि 3 साल पहले क्या पढ़ा था, 2 साल पहले क्या पढ़ा था। तो मैंने उसी समय से मुझे मतलब somehow I developed this कि कुछ टॉपिक्स पर मैं मतलब जो ऐसे टॉपिक्स थे जो करंट अफेयर्स में हमेशा प्रेवलेंट रहते थे, उनको अलग अलग फोल्डर्स मैंने बना लिए थे। आप लिख के बनाते थे? हाँ, उस टाइम मैं स्टिक करती थी, तो वो डॉक्टर्स के पास में जो एमआर वाले पैड्स आते हैं तो मैंने उसमें फोल्डर्स, उस टाइम पे ये भी नहीं था कि हम आईपैड वगैरह पे फोल्डर्स बनाए, तो दे वर मैनुअल फोल्डर्स एक्चुअली। उस पे मैंने जैसे क्लाइमेट चेंज, तो अब मैंने जितने भी क्लाइमेट चेंज पे कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ती थी, या उसमें से कुछ सेंटेंसेस, कुछ ओपिनियंस अच्छी पढ़ती थी, कोई कोटेशंस अच्छी पढ़ती थी, तो मैं क्लाइमेट चेंज पर लिखती रहती थी, एंड थोड़ा वो ओपिनियंस को वहां कोट करती रहती थी, कटिंग भी चिपका लेती थी जहां कटिंग चिपकाने की बात आती थी। तो फिर मेरे पास एक ऐसा ट्रेजर ट्रूफ टाइप का हो गया था 3-4 साल का। दिस वाज इन माय 11th 12th स्टैंडर्ड, दिस इज समवेयर लाइक 2001। तो अब लेकिन मेरा सिलेक्शन ईयर तो 2009-10 है, पर वो हैबिट जो है, मैं कई बार आई हैड गॉन बैक टू दोज कि मतलब आज से 7-8 साल पहले किस तरह से ओपिनियन थी, मेरे पास एक टेम्पोरल डेटा था। तो कि ओपिनियंस भी किस तरह से चेंज हो रही हैं, ईच थिंग इज डेवलपिंग, सो आई हैड अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू थिंग्स। तो इट रियली हेल्प्ड मी, मतलब अगर हम इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अर्ली, तो वो एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग जो होती है, जो कहते हैं टाइमलाइन पूरी देख लेते हैं। हाँ, टाइमलाइन देख लेते हैं, और पर्सपेक्टिव्स भी बदलते रहते हैं, सिनेरियो, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ मुद्दे हो या विमेन एम्पावरमेंट की कुछ बात हो, तो कुछ ना कुछ नवाचार, नया विषय, नया थॉट उसमें इंट्रोड्यूस होते रहता है। सो दिस इज समथिंग मतलब विच वाज समवेयर यूनिक। और दूसरी एक बात मैं काफी फोरम्स पे बताती भी रहती हूँ बच्चों को कि मैं एक्चुअली बहुत ही, हमारा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग थे, हालांकि मुझे स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स ने बहुत अच्छी जगह दी, मैं बोर्डिंग स्कूल में थी ग्वालियर में, लेकिन मैं जहाँ से थी तो वहाँ पर बहुत ज्यादा हमारे पास लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं था, कंप्यूटर्स भी उतने नहीं थे उस टाइम पे, तो कोई भी असाइनमेंट होता था तो उसमें एक नयापन लाने के लिए हम जैसे कहते हैं ना कि आपको एडवर्सिटी में भी कोई ना कोई पोटेंशियल मिल जाता है, तो उस एडवर्सिटी में ये होता था कि हिस्ट्री का असाइनमेंट बनाना है तो मेरे फ्रेंड्स अगर दिल्ली से हैं तो वो लाल किला पे बनाएंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में कोरिया से हूँ तो मैं कोरिया या सरगुजा एस्टेट पे बनाऊंगी। तो मेरे जो असाइनमेंट हैं वो बिल्कुल ही अलग होते थे, तो उसको लेकर वो एक अलग सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसे कह लें, वो डेवलप हुआ। तो मैं बस ये भी एक मैसेज हर बार देती हूँ कि कहीं भी कोई आपको एडवर्सिटी मिलती है और हम सब संघर्ष करते हैं, किसी ना किसी उसमें संघर्ष रहता है, तो उस संघर्ष में हम जो चीज सीखते हैं या हमारा आउट ऑफ बॉक्स पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, तो हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। That is not wasted. That is not wasted. Very good. So this is what I keep telling. तो बहुत जैसे कहते हैं कि रिसोर्स रिचनेस फील होती थी कि आपने कुछ अलग किया, कुछ नया सीखा, मतलब जो किताबों में दर्ज है उससे अलग आपने अपना कुछ दर्ज किया। एंड आई थिंक जैसा कि आप बताते हैं, कुछ जैसे आईएएस से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो बताते हैं कि ड्यूरिंग इंटरव्यूज जो आपके होम स्टेट रिलेटेड, होम डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन पे कई बार ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और चूंकि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे, अपने क्षेत्र के बारे में बहुत पहले रिसर्च किया, काफी पढ़ा, काफी लिखा, आई थिंक उसने हेल्प भी किया होगा आपका। इट रियली हेल्प्ड। और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को लेकर भी मेरा जो मेरी धारणा अब मैं कह सकती हूँ उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखकर, कि इंटरव्यू को लेकर के हर अभ्यर्थी को ये होता है कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, मतलब, और
क्या जज क्या कर रहे हैं, हमने तो अपनी तरफ से अच्छी तैयारी की है, व्हाट आर दे लुकिंग एट। और कई बार होता है कि हम उतने उत्तर नहीं दे पाए फिर भी हमें अच्छे नंबर मिले। तो मुझे ये लगता है कि जो इंटरव्यूअर हैं, जो हमारा बोर्ड होता है, वो बेसिकली आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ सिचुएशन में आप कितने सहज रह पाते हैं, आप कितना कूल हेडेड वे में आप किसी चीज पर अप्रोच करते हैं, वो जज हो रहा है। हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, हमारा जो फ्लेयर फॉर राइटिंग है, या चीजों को समझने की समझ है, परख है, ये चीजें तो हमारी एग्जाम की जो प्रोसीजर है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, उसमें बहुत तगड़े तरीके से स्क्रीनिंग हो जाती है और उसका एनालिसिस हो जाता है। लेकिन जो एक हमारा सार्वजनिक पक्ष है, जो हम कितने व्यवहार कुशल हो सकते हैं, और खास तौर पे एक स्टूडेंट के लिए उससे डिफिकल्ट घड़ी क्या हो सकती है कि उसके जीवन का डिसीजन होने वाला है, तो उस डिसीजन के दौरान उस पूरे 35 मिनट या 30 मिनट के दायरे में वो अपने आप को कितना सहज रख पाता है उस तरफ, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है या किसी चीज को अप्रोच करने का तरीका है, वो कितनी सहजता से इस पूरे काम को, क्योंकि हम सब लोग जिस कार्य क्षेत्र में हैं बहुत सारे असहज सिचुएशंस में रहते हैं, तो वो डील कितने अच्छी तरह हम कर पाते हैं, वो जज होता है। मुझे लगता है ये एक क्वालिटी है। नॉलेज प्लस आपका टेम्परामेंट जज होता है। तो नॉलेज तो है ही, नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू एन एज, लेकिन नॉलेज तो आपकी काफी हद तक पहले ही लेवल्स पर डिसाइड हो गई होती है। तो कई बार हम लोग सुनते हैं, जैसे इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि मेरा तो इंटरव्यू बहुत धुआंधार रहा, लेकिन कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है, तो वो कहीं हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस को जज ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि धुआंधार तो रहा, लेकिन क्या एक्चुअली बोर्ड की एक्सपेक्टेशन थी और हम कहाँ जा रहे थे, किस ट्रेजेक्टरी पे जा रहे थे। तो इन चीजों का एक प्रॉपर जजमेंट दैट, और वो जो एक कहते हैं ना कि अपने आप के साहसिक गुण और आपका संवेदनशीलता का एक राइट मिक्स एक व्यक्तित्व में झलके, वो चीजें देखते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्कूलिंग की बात हो गई थी, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, किस साल में किया? ग्रेजुएशन मैंने मिरांडा हाउस से किया, और मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ से दिल्ली आ गई आप? हाँ, दिल्ली आ गई थी। रीजन क्या था दिल्ली आने का? दिल्ली आने का रीजन तो यूपीएससी की तैयारी को लेकर के माइंड सेट था कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ही यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करेंगे, और एक नेचुरल प्रोग्रेशन था क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से ग्वालियर में पढ़ी, उसके बाद ग्वालियर से दिल्ली दूर नहीं था, तो दिल्ली की तरफ जाना था। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, और एक बहुत ही अलग एक्सपोजर भी मिला मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं या जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, वो आपको नए तरीके से सोचने पर और क्वेश्चन करने पे चीज़ों को एक बहुत अच्छी सोच विकसित करता है। तो जो मैं बात हमेशा करती रहती हूँ कि चैलेंजिंग द नॉर्मल, जो एक नॉर्मल हम लोग कर लेते हैं कि कोई चीज़ है वो ऐसे ही होती है, तो वो ऐसे ही नहीं होती है, उसमें जान कैसे फूकी जा सकती है, या वो चीज अलग हो सकती है, अलग तरीके से हो सकती है। इस तरीके की सोच मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स किया आपने वहाँ पे मिरांडा? मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया था। और बीए इन ज्योग्राफी ऑनर्स? हाँ, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी। और मिरांडा हाउस में मैं 2004 में पास आउट हुई, एंड देन आई एनरोल्ड फॉर मास्टर्स। और मास्टर्स मैंने 2007, 1 ईयर का मैंने गैप किया था, एंड 2005 to 7 मैंने मास्टर्स भी मिरांडा हाउस से? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ओके, डीएससी। डीएससी में 3 ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, तो मैं ज्योग्राफी में थी। ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का कब दिया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ था 2004 में ही, जिस साल मेरा मतलब बीए ऑनर्स कंप्लीट हुआ, तो उसी वर्ष रनिंग ईयर में ही। कोई कोचिंग करी थी उसके लिए आपने? उस समय नहीं की थी। जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, कोई कोचिंग नहीं, उस समय नहीं की थी। उसके बाद लेकिन मैंने आफ्टर माय एमए वाज डन, तो एमए के दौरान भी हम लोग, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस बहुत टाइम कंज्यूमिंग। जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रहे थे? फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान तो जस्ट आफ्टर, वो जैसे होता है ना, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया और उसी दौरान फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप अप्रैल में अपना फाइनल लिख रहे होते हैं और मई में प्रीलिम्स होता है, तो वो उस दौरान ही था। सेकेंड अटेम्प्ट मेरा मास्टर्स के बाद मैंने दिया था, 2008 में दिया था। तब कोचिंग ली थी? और तब मैं कोचिंग कर रही थी साथ साथ में, हाँ, कोचिंग चल भी रही थी।
उस वर्ष भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। मेरा थर्ड अटेम्प्ट 2009 में हुआ था और उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया और प्रीलिम्स के साथ फिर 2 महीने बाद मेंस हो गया। मेंस के बाद 2010 कैडर के बाद आईएएस बन गए। जी बिल्कुल। ओके। और जो आपने कोचिंग करी, व्हिच वाज द इंस्टीट्यूट? कोचिंग मैंने एएलएस से की थी, जो ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स है मुखर्जी नगर में, वहां से की थी। ओके। सब्जेक्ट्स क्या थे ड्यूरिंग यूपीएससी? ड्यूरिंग यूपीएससी ज्योग्राफी व्हिच वाज माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। हमारे टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स और जीएस होता था। राइट, सी सेट से पहले वाले। हाँ, तो बिल्कुल सी सेट से एक प्री एरा और एक पोस्ट एरा। यस, तो हम प्री एरा वाले हैं सी सेट में। और इनफैक्ट माय हस्बैंड हु इज आल्सो सिविल सर्वेंट, तो ही इज द पोस्ट एरा। तो मतलब ऑल्दो ही वाज आल्सो सिलेक्टेड इन दिस एरा, लेकिन उनका इंडियन पोस्टल सर्विसेज में हुआ था, उसके बाद फिर 11 बैच में रेवेन्यू सर्विसेज में। सो जब आपका सिलेक्शन हुआ इन 2010, क्या रैंक आई थी आपकी? 66 रैंक थी। और मार्क्स प्री और मेंस के किस तरीके से आए थे? प्री का तो मार्किंग सिस्टम उस टाइम था नहीं, इट वाज जस्ट अ क्वालिफाइंग। लेकिन मेंस में जो मेरा स्कोर था वो 1036 एंड जो इंटरव्यू था उसमें मेरा 196 मार्क्स थे। अब उस मौके पे चलते हैं कि अनाउंसमेंट हो गया है मेंस का। उस समय एक्सपेक्टेशन क्या थी आपके दिमाग में? उस दिन की बात करते हैं। अच्छा, उस दिन की बात करते हैं तो उस दिन की बात करते हैं तो उस दिन तो मैं मूवी देखने गई हुई थी। और कौन सी मूवी थी? मूवी जो थी वो अब नाम भी मिस हो गया, खुशी में। लेकिन इट वाज एन अक्षय कुमार मूवी। और वो पता नहीं, वो एक ट्रायोलॉजी टाइप आई थी जिसमें वो ही उसमें वो पनौती होता है, वो मनहूस होता है, वो कोई ऐसी मूवी थी। लेकिन वो दिन जो है, आई थिंक हाउसफुल थी, लेकिन वो दिन जो है वो तो बहुत ही खुशनुमा दिन था, सारी मनहूसियत उस मूवी। So you were confident कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? No, I was not. मतलब यूपीएससी आपको बिल्कुल उस एज पे खड़ा रखता है कि आप हमेशा ही, इट्स जस्ट अनप्रेडिक्टेबल। ऑल्दो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दूर करने के लिए आप मूवी देखने गए? हाँ, मतलब हम पूरा जो ग्रुप था, हम लोग गए थे कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेट्स गो। एंड एक्चुअली एकदम से ये नहीं मालूम था कि आज ही रिजल्ट आएगा, मतलब आने वाला था, आज कल इस तरह का था। तो मूवी देखने के दौरान पता चला रिजल्ट आ गया है या फिर बाद? नहीं, बाहर निकल आए थे, तो उसके बाद पता चला। हाउ वाज योर रिएक्शन? रिएक्शन तो बहुत, मुझे अपने रिएक्शन से ज्यादा मेरे को मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन याद है। सबसे पहले इन्फॉर्म मुझे किया था वहां से हमारे यूनिवर्सिटी के किसी सेक्शन ऑफिसर ने किया था मुझे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्शन ऑफिसर, जिनके कोई जानने वाले यूपीएससी में सेक्शन ऑफिसर हाउस में थे। हाँ, तो उनको क्योंकि फॉर्म्स जब हम लोग फिल करते थे और मैं जेआरएफ होल्डर थी, तो मैं उन सेक्शन ऑफिसर के पास कि कब आ रही है जेआरएफ, ये सब पूछने जाती थी। तो वो मुझे बोलते थे आपका रिजल्ट आने वाला है, हम धौलपुर हाउस में हमारे जानने वाले हैं, हम आपको पहले बताएंगे, इस तरह से। तो ही कॉल्ड मी अप एंड उन्होंने बोला कि आप कब लेके आ रही हैं मिठाई का डब्बा। तो उन्होंने बताया और उसी साल इनफैक्ट माय हस्बैंड टू बी, बाद में हम लोग 1 वर्ष बाद हमारी शादी हुई। तो हम साथ ही थे उधर, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट तैयारी साथ ही कर रहे थे आप दोनों? हाँ, हम लोग तैयारी साथ करते थे, हमारा एक ग्रुप था। तो मेरी सिस्टर भी उसमें थी और उनकी सिस्टर भी थी। तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको आपने खबर दी? मम्मी पापा। हाँ। हाउ वाज देयर रिएक्शन? वो लोग तो कुछ देर मुझे लगता है कि मतलब खुशी के मारे वो रोने लगे थे। तो लेकिन मेरे पापा ने मुझ पर पहले ही एक प्रेशर, मॉरल प्रेशर, मेरे छोटे भाई बहन मुझे कॉल करके बोलते थे, दीदी पापा ने पटाखे खरीद लिए हैं, दीदी पापा ने बैंड बाजों की व्यवस्था कर ली है। तो इट वाज सो मच ऑफ अ प्रेशर। तो मैंने अपने पापा को यही बोला, पापा आपके पटाखे अब वेस्ट नहीं होंगे, अब आप लगा सकते हैं। बट ही हैड दैट कॉन्फिडेंस कि आई विल सेल थ्रू। उन्होंने पहले ही कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि अब रिजल्ट आने वाला है, तैयारियां करके रखी हुई थी। सो हाउ डिड यू सेलिब्रेट? वी सेलिब्रेटेड, आई मीन इमीडिएटली फिर मैं घर गई, मतलब अगले ही दिन का टिकट करा के घर गई। और जब घर पहुंचे तो
पूरी जहाँ, क्योंकि मैं रहती हूँ वहां से 130 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, तो ये थोड़ा इंटीरियर की जगह है। तो पूरा वहां लोग आए हुए थे बस भर के स्वागत के लिए स्वागत के लिए, और मतलब यूफोरिया था ही। और सीधे घर तो गए नहीं, वहां जितने बीच में मंदिर, साईं मंदिर, जो भी पढ़ रही थी, जो भी रिलीजियस प्लेसेस, वहां रुकते रुकाते पहुंचे। मतलब जो 2 घंटे का सफर था, हम लोग सुबह में पहुंच गई थी, पर घर पहुंची मैं शाम को। तो पूरा दिन भर जो होता है कि यूफोरिया के साथ में पेरेंट्स के अंदर भी एक न्यू सेंस ऑफ एनर्जी, जैसे वो टाइम याद करके मैं कभी मन में कभी उचाट होती भी है ना जॉब से, पर मैं उस टाइम को याद करती हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड वही बात करते हैं कि अगर हम उस समय को याद करें कि जब हम वो सपना देखा करते थे, और उस टाइम को याद करें कि इसने हमारे पेरेंट्स को कितनी खुशी दी है, तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। हस्बैंड की पोस्टल सर्विस में कब हुई? उसी वर्ष, सेम ईयर। आईआरएस में कब हुआ? नेक्स्ट ईयर। ओके, तो आपकी पहली पोस्टिंग एज आईएएस क्या रही? फर्स्ट पोस्टिंग वाज, पहले तो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में भी कुछ असाइनमेंट बीडीओ वगैरह बनाते हैं। तो ट्रेनिंग उन्नाव में हुई थी। उसके बाद फिर फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम होती है। तो एज एसडीएम मैं थोड़ी दिन एसडीएम सदर, उन्नाव में नहीं, मतलब विद इन ट्रेनिंग ही मेरी, क्योंकि शादी हो गई थी तो मेरी फिर गाजियाबाद पोस्टिंग हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग फरीदाबाद में चल रही थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो दे वर काइंड इनफ। 2011। 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड होता है हमारा। 2012 में मैं बागपत में एज एसडीएम, जब ट्रेनिंग कंप्लीट सेकेंड फेज करके आते हैं, फिर सीडीओ रही उन्नाव में दोबारा। और उसके बाद फिर मैं मतलब फिर उसके बाद मैटरनिटी ब्रेक पे गई थी सीडीओ के बाद। जब वापस आई तो फिरोजाबाद में डीएम रही। फिर तो कारवां चलता गया, बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवां बड़ा हो गया। अब आप गोंडा की डीएम है, आईएएस है, एक सीनियर लेवल पे आ चुकी हैं। यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स इन ब्यूरोक्रेसी नाउ। जीवन में परिवर्तन क्या लगता है? वो जो मूवी देखने की स्वच्छंदता थी, अब किस तरह का फ्रीडम मिलता है? चेंजेस क्या क्या हुए लाइफ में? देखिए, चेंजेस तो निश्चित तौर पे हुए हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा प्रायोरिटीज भी बदली हैं, और ना केवल सामाजिक और शासकीय जिम्मेदारियां बढ़ी, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी एज मदरहुड आल्सो वाज एम्ब्रेस्ड। बट आई सी एज, मतलब यू एज समवन, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब आप ब्यूरोक्रेसी करती हैं गोंडा के अंदर, जब आप सड़कों पे दौड़ती हैं, जब आप गांव की गलियों में चलती हैं, आप सिर्फ सरसरी तौर पर नहीं दिखावा करती हैं, आप बिल्कुल इन्वॉल्व होती है प्रशासन के साथ, लोगों के साथ। फिर वो समय कहाँ मिल पाता है फैमिली के लिए, लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, परिवार के लिए? समय तो कहते हैं कि ये बात भी मैंने अपने फादर से सीखी थी। वो मुझे पढ़ाई के लिए कहते थे, बेटा समय तो चुराना पड़ता है। तो उनकी एक ये बात है। मैं सोचती थी समय कैसे चुरा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ता है, उन्हीं 24 घंटों में से ही। तो बच्चों की कुछ शिकायत तो रहती है। मेरा बेटा जो है अभी थोड़ा ही जानता है, बोलता है मम्मा मीटिंग ही करती रहती है, मीटिंग मम्मा मीटिंग मत जाओ, प्रॉमिस लेता है मीटिंग मत जाओ। फिर उससे छुप के थोड़ा निकलना पड़ता है, फिर रह लेते हैं, मतलब उनके मेंटल मेकअप हो जाता है। सब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि सब तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन समय निकालना थोड़ा सा ये है कि परिस्थिति ऐसी पड़ती है कि हस्बैंड की पोस्टिंग अलग, और मेरी बेटी वहां रहती है और बेटा मेरे पास में है। तो जब भी समय मिलता है, लेकिन उस पूरे जो समय चुराया हुआ मिलता है, उसमें हम लोग पूरी तरह से वो सारी चीजें करते हैं, एंजॉय करते हैं एज अ फैमिली यूनिट। पेरेंट्स के पास थोड़ा जाना कम हो पाता है, वही लोग समय निकालते हैं और आते हैं। जी। सो अचीव तो बहुत कुछ किया है, नाम कमाया है, और अच्छी सैलरी होती है आईएएस की, आप तो सीनियर लेवल पे हैं, एंड देन गाड़ी घोड़ा है, नौकर चाकर है, अचीवमेंट बहुत है। ब्यूरोक्रेसी, यूपीएससी का जॉब एक ड्रीम जॉब इसीलिए होता है मिलियंस ऑफ इंडियंस का, क्योंकि आप उसमें अचीवमेंट्स, महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी कर पाते हैं। लेकिन उसी दौरान, जैसे आपने बताया कि हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड है, एक बच्चा उधर है, एक बच्चा आपके पास है, आप खोने को भी कई सारी चीजें खोते हैं। ऐसा कुछ लगता है कभी कभार, रंज होता है, इससे बेटर तो यार ये जॉब थी, उस तरह का कभी फील होता है? नहीं, ये रंज तो नहीं होता कि इससे बेटर तो कोई जॉब थी। ये रंज नहीं होता। अब वो रंज तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये तो होता है कि कभी कभी लगता है कि
इज इट ऑल वर्थ इट, कि थोड़ा सा जो पेन्ड है बच्चे जो हैं अलग अलग रह रहे हैं और ये, लेकिन ये मेरी मतलब इस पर कोई दो राय नहीं है कि मुझे ऐसा कभी, मुझे लगता नहीं कि मैं और कोई कार्य इससे बेहतर कर पाती। तो मतलब वही बात जो आपने मुझे कहा, तो शायद मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व हूँ और मुझे रम के मजा आता है। जिस काम में आप अपना नेचुरल सेल्फ दे पाते हो और नेचुरल बेस्ट दे पाते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये कार्य तो मतलब अभी तो मैं डीएम की पोस्ट पे हूँ और विविध रोल्स होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हर रोल में ही वो फीलिंग कभी नहीं आई कि इससे इसकी जगह कुछ और किया होता। आपको नहीं आई होगी? काफी लोगों को आ भी जाती है। नहीं, आ जाती है, शिकायतें मिलती हैं? जी, शिकायतें मिलती हैं परिवार से? हाँ, शिकायतें मिलती हैं। अभी मेरी छोटी बहन के अभी बेबी हुआ है, तो मैं 25th को हुआ है और मैं देखने नहीं जा पाई हूँ, नहीं तो मेरे दोनों बच्चों के समय वो तो पूरे टाइम मेरे साथ ही थी। और तो कहीं ना कहीं खुद को फीलिंग तो आती है कि हम ये और कर पाते, ये भी कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग बहुत समझते, बहुत सपोर्टिव भी हैं। मेरे परिवार में भी सभी बहुत सपोर्टिव भी हैं, और हस्बैंड, क्योंकि हम लोग दोनों एक सेम कंडीशनिंग के साथ में आए हैं, तो बोथ ऑफ अस अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लीमेंट ईच थिंग्स। अदर अच्छे से। वेरी गुड। नेहा जी, अंतिम सवाल। आपने एक अच्छा जीवन में परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आई और लाखों लोगों के जीवन में एज अ ऑफिसर, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर परिवर्तन कर रही हैं, या फिर यू आर दी one kind of a force behind the impact that will have on the people residing in this Gonda district. तो उन वो बच्चों के लिए, खासकर जैसे मैंने बताया टेंशन इस प्रोग्राम का, उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है और ऐसी कहानियां सुनाना है जिसको सुन के वो अपने इस पढ़ाई रूपी यज्ञ में अच्छी आहुतियां डालकर यज्ञ को पूरा मतलब संपूर्णता की तरफ ले जाएं। तो उन बच्चों को प्लीज फोकस करके, सेंटर एम करके अपना एक मैसेज दीजिए, उन टिप्स और ट्रिक्स को बताइए जो आपने लागू किया। मोटिवेशनल तो हमने देख लिया, नोट्स बनाने का आपका तरीका हमने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और चूंकि रिसोर्सेस कम होते हैं, पैसे का कम होता है, हर किसी को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे बच्चों को फोकस करके प्लीज एक मैसेज दीजिए, हाउ दे कैन क्रैक यूपीएससी एग्जाम। देखिए, मैं अपने जो भी श्रोता हैं और जो लोग भी इस पूरे गोंडा पोस्ट के इंटरव्यू को देख रहे हैं और अपने लाइफ का एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि हमें कुछ करना है, तो मुझे बस एक बात ये कहनी है कि ये सारी चीज़ें कि आप 18 घंटे पढ़िए, अपना 100% दीजिए, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन मुझे जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ति की तरफ स्टेप लगता है, वो ये है कि अगर हम कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रखें, जो कहते हैं रम के इन्वॉल्व होना, उसमें आप जब रम जाते हैं तो आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इसका फर्क नहीं महसूस होता। आपको दिन रात, जो सपनों वाली बात हमें कलाम साहब ने बताई थी कि सपने वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे, वो वाली जब जोगनी आपको लगेगी, तब आप अपने जीवन के इस उद्देश्य की तरफ सही स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। वो फीलिंग आपको वहीं पता चल जाएगी कि मेरा डायरेक्शन जो है वो सही है। और ये भी बात सही है कि सब लोगों को वो समृद्धि नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं। अभी अभ्युदय कोचिंग का एक फोरम है और फोरम्स हैं जहां आप घर में अपना एडवर्सिटी है, लेकिन संघर्ष है, लेकिन उसमें भी आप इन चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। और कोई भी जो संघर्ष की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर निराशा अगर आपको हाथ लगती है, तो इतने निराश मत हो जाइए कि आप दोबारा प्रयास करने के लिए ना उठ खड़े हों। मुझे बस यही कहना है, मैं खुद तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, तो अगर मेरे को एक अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में निराशा लगती, तो शायद मैं तीसरा अटेम्प्ट ही नहीं करती, कि डर जाती। तो हमें संघर्ष की उस सीढ़ी पर अपने हर संघर्ष और हर निराश होने वाली चीज से कुछ ना कुछ सीख लेकर के और मजबूती से उससे डटने का जज्बा विकसित करना है। ये मुझे अपने सभी उन सभी लोगों को कहना है, और आपके असीम शुभकामनाएं भी निर्गत करना चाहूंगी कि अपने जीवन में जो भी करें, पूरी मनोयोग से करें, पूरी शिद्दत से रम के करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। एक मैसेज और देना जी, मतलब यूपीएससी आपने देखा होगा, आपके बैचमेट्स में भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी का सपना यूपीएससी का पूरा नहीं हो पाता।
एंड यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ इट, यस है ना? यस, बिल्कुल वो अंतिम चीज नहीं है, आप जीवन में कुछ और कर भी बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सत्ता का ग्लैमर, ये पावर का ग्लैमर बच्चों को आकर्षित करता है, बट इट इज नॉट द एंड। इट्स नॉट द तो एंड। उन बच्चों को आप क्या टिप्स देंगे जीवन जीने के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी इस पूरी जर्नी में हम अगर कोई कार्य को, जब हमें ये फीलिंग आ जाए कि हमने अपना 100% दिया, बाकी परिस्थितियों ने हमें मारा या किसी एडवर्सिटी की वजह से हम पूरा सक्सेस नहीं भी पा पाए, लेकिन इस पूरी जर्नी में हम एक परिपक्वता हासिल करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। कोई भी जो ज्ञान है जो हमने अर्जित किया है वो जाया नहीं जाता है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम जरूर आती है, और हम एक बेहतरीन इंसान बनने की तरफ जो प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, नॉलेज एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो निराशावाद की तरफ ना बढ़ते हुए हर चीज को हमें ये देखना है कि एक बहुत असीम संभावनाएं भी हैं, और यूपीएससी डेफिनेटली इज नॉट द एंड। आप मेरे तो खुद फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, मैं ग्रुप की बात कर रही थी, मेरी बहन है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, लेकिन वो अभी जो कर रहे हैं वो और बेहतर कर रहे हैं, और शायद उनको ये एहसास नहीं था कि ये फोर्टे उनका है, लेकिन अब जब उन्होंने ये यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई किया और नया कुछ अपने भीतर अपनी जो क्षमता है उसको विकसित किया, तो आज वो वहां भी बहुत अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं। तो विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं, अपने आप को कोई डेड एंड नहीं होता है, कोई भी चीज जो है वो अंतिम नहीं होती है। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सारी चीजें, ये सारी तैयारियां हेल्प करती हैं और हमें बहुत सारी असीम संभावनाओं की तरफ प्रेरित करती हैं। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। आप जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, जिस चीज में शौक रखते हैं, उस धुरी को, उस रास्ते को फॉलो करिए। जैसा कि नेहा जी ने कहा, आप जिस भी ट्रेड को करना चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी या एसएससी या सरकारी नौकरी ही सिर्फ अच्छे जीवन का एक सोल्यूशन है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना व्यवसाय खोल के, सरकार आज के दिनों में छोटे व्यवसायों को बहुत बढ़ावा दे रही है, लोन दे रही है, ऐसी चीजों को करके भी अपने जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, अपने साथ ही समृद्धि अपने आसपास के लोगों में भी बांट सकते हैं। तो नेहा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने जीवन परिचय दिया और साथ ही बच्चों को अच्छी टिप्स दी, जिनको आशा है कि बच्चे अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन में परिवर्तन कर पाएंगे।